Okay, what is the meaning of current? What is the meaning of current? Continuous flow, not necessarily that of charge. Continuous flow of water is called water current. Continuous flow of air is air current. Continuous flow of water is water current. Continuous flow of charge is charge current, electric current. ठीक है, continuous flow of charge is called electric current. So how does this continuous flow of charge take place? Transfer of charge, flow मतलब एक से दूसरी जगह जाना, that is transfer of charge. Transfer of charge takes place via transfer of matter because charge is the property of matter. जब तक मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होगा, मैटर की प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र भी नहीं होगा. चाय के कप के पास में चीनी का डब्बा रख दो, अपने आप से चाय मीठी हो जाएगी? कैसे होगी? चाय में चीनी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा बिकॉज स्वीटनेस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ शुगर. जब तक शुगर का ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक स्वीटनेस का ट्रांसफ़र कैसे होगा? ऐसा हो सकता है कि शुगर वहीं रहे, केवल स्वीटनेस ट्रांसफ़र हो जाए? बिकॉज दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ शुगर. जब शुगर वहाँ जाएगा तब अपने साथ अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के जाएगा. सिमिलरली चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. मैटर के दो प्रॉपर्टीज़ हैं, मास एंड चार्ज. जब मास का ट्रांसफ़र करना हो या चार्ज का ट्रांसफ़र करना हो, इन बोथ द केसेस यू हैव टू ट्रांसफ़र मैटर. तो यहाँ जो मैटर पार्टिकल है जो चार्ज का ट्रांसफ़र करता है इन सॉलिड मटेरियल्स, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स. कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स, उनमें आयंस के थ्रू चार्ज का ट्रांसफ़र होता है. उन केसेस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं. सेमीकंडक्टर्स में भी दो टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. बट जब हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में तो पता चलेगा होल्स मैटर नहीं होता है. होल इज़ ए वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. उसको मैटर पार्टिकल जैसा ट्रीट करते हैं कुछ कैलकुलेशंस के लिए, बट इन फैक्ट होल इज़ नॉट ए मैटर पार्टिकल. तो अल्टीमेट बात यह है कि सॉलिड मटेरियल्स जो होते हैं उनमें चार्ज का ट्रांसफ़र और फ्लो ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस वाया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरी जगह जाएंगे, उनके साथ चार्ज भी जाएगा. ठीक है, तो कंटिन्यूस फ्लो अगर है देन वी कॉल इट ए इलेक्ट्रिक करंट. सो इलेक्ट्रिक करंट इज़ डिफाइंड एज rate of flow of charge with respect to time. And here to have continuous flow the time limit must be very small. Limit of time must be tending to 0, or you can write it as dq over dt, that is continuous flow. बाकी तो पता ही होगा, यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, कैपिटल ए लिखते हैं. अगर फुल लिखना है एम्पियर तो ए स्मॉल लिखेंगे एम्पियर. ए एम पी नहीं लिखते हैं, कुछ लोग ए एम पी लिखते हैं, दैट इज़ रॉन्ग, वो सही नहीं है. कोई भी साइंटिस्ट या पर्सन के नाम से अगर कोई यूनिट है देन आइदर यू राइट इट कम्प्लीटली विद फर्स्ट लेटर स्मॉल और सिंपली राइट द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल्स, देन इट बिकम्स द करेक्ट सिंबल. डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? ए करंट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसके लिए जो अपना सिंबल है वही डायमेंशनल फार्मूला यानी कि ए. ठीक है, यहाँ तक तो पता ही है. अब आगे उसी डिस्कशन को बढ़ाते हैं. ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस वाया ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो कुछ मटेरियल्स में करंट फ्लो होता है, कुछ में नहीं होता है. जिनमें नहीं होता है उनको बोलते हैं नॉन कंडक्टर्स, जिनमें होता है उनको बोलते हैं कंडक्टर्स. देन वी हैव सेमी कंडक्टर्स, जिनमें नहीं और हाँ दोनों के बीच वाली स्थिति रहती है, यानी कि उनकी कंडक्टिविटी मीन्स प्रॉपर्टी दैट ए मटेरियल विल कंडक्ट और यू कैन से विल अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. तो कुछ मटेरियल्स की प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी यानी कंडक्टिविटी, ये कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स दोनों के इंटरमीडिएट होती है, देन इट इज़ कॉल्ड सेमी कंडक्टर. कुछ होते हैं सुपर कंडक्टर. ठीक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट थोड़ा सा डिस्कशन उसका कर लिया जाएगा सुपर कंडक्टर का. तो मेजरली हमें पढ़ना है कंडक्टर्स के बारे में. ठीक है, तो कंडक्टर्स में फ्लो ऑफ करंट और ट्रांसफ़र ऑफ कंटिन्यूस ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थ्योरी है उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी.
फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन किया जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम्स से लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है। तो लूजली बाउंड होने की वजह से दे आर अवेलेबल फॉर मूवमेंट इनसाइड द मटेरियल। तो थोड़ा सा भी अगर उन्हें ड्राइविंग फोर्स मिलता है, ड्राइविंग फोर्स कैसे मिलेगा, चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स पर फोर्स कैसे लगाते हैं, बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज वाले पार्टिकल को रख दिया जाए, देन इट विल एक्सपीरियंस दिस फोर्स क्यू ई एंड विल मूव अकॉर्डिंगली, फोर्स के अकॉर्डिंग मूव करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है देन नेगेटिव साइन विद वेक्टर मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, तो उस केस में फोर्स विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ऐसे ही मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और उनको अगर कोई ड्राइविंग फोर्स मिलता है, यानी हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, देन दे स्टार्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन। ये है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से रिलेटेड और बातें डिस्कस करने के लिए एक फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल है, मॉडल मीन्स एक आइडिया है, एक प्रपोज्ड आइडिया, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग करंट का फ्लो और कंडक्टर्स के अदर प्रॉपर्टीज। सो व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल? According to this model, free electrons behave like gas molecules. How the gas molecules behave? That you have studied in class 11. How the gas molecules behave? They are always in fast random motion. पहली बात तो ये कि गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा ही फास्ट और रैंडम मोशन में रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। एंड फॉर दिस फ्रॉम वेयर दे गेट एनर्जी, मोशन के लिए एनर्जी भी तो चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम द थर्मल एनर्जी इन द सराउंडिंग ऑफ दैट मटेरियल। टेम्परेचर जो होता है सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है, फ्रॉम दैट टेम्परेचर दे गेट थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की वजह से वो इधर उधर भागते रहते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो क्या हुई कि फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉलिक्यूल जैसे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वो गैस मॉलिक्यूल्स के जैसा बिहेव करते हैं। और क्या प्रॉपर्टी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की? कंटिन्यूस एक दूसरे से टकराते रहते हैं, देयरफॉर देयर पाथ बिकम्स रैंडम, रैंडम पाथ हो जाता है, इधर से जा रहे हैं उधर टक्कर हो गया, उधर से जा रहे हैं उधर टक्कर हो गया। एंड दीज कॉलिजन्स आर रैंडम, मतलब किस डायरेक्शन में होगा हमें नहीं पता, फिर कॉलिजन के बाद नेक्स्ट कॉलिजन कब होगा ये हमें नहीं पता। तो ये सब गैस मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ऑल दीज आर एप्लीकेबल ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है। तो दो कॉलिजन्स के बीच में जो सक्सेसिव कॉलिजन्स है, सक्सेसिव कॉलिजन्स मीन्स पहला कॉलिजन हुआ फिर दूसरा हुआ, इनके बीच का जो डिस्टेंस है और जो टाइम है दैट इज़ नॉट फिक्स्ड, वो भी रैंडम है। मतलब नेक्स्ट कॉलिजन कितनी देर के बाद होगा ये हमें नहीं पता, कितने टाइम के बाद होगा वो तो एक ही बात है, टाइम और देर तो एक ही बात है, कितनी दूर जाने के बाद होगा वो भी हमें नहीं पता, ठीक है। यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है कोई, बिल्कुल गैस मॉलिक्यूल के जैसे मोशन करेगा, मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा था, देन it had a collision with some other free electron or the atoms in the material। मतलब ये है कि सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है सिलिंड्रिकल शेप का, सपोज ये उसका क्रॉस सेक्शन है, अंदर क्या होगा फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, जैसे ये एटम है और साथ में इसका फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हमने उसको अलग से दिखा दिया बिकॉज इट इज़ अवेलेबल फॉर मोशन। तो ऐसे ही सारे एटम्स और उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम शो कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब चलेंगे, मान लो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड हो सकता है, और ये जो एटम्स ये अपनी जगह में बैठे हुए हैं इनसे भी कोलाइड हो सकता है, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होता है, ये एटम्स तो अपनी जगह में फिक्स रहते हैं, वाइब्रेट हो सकते हैं, दे कैन वाइब्रेट। ये तुमने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा, सॉलिड में एटम्स अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं बट वो अपनी जगह पर वाइब्रेट हो सकते हैं। इफ़ यू रेज द टेम्परेचर दे गेट मोर थर्मल एनर्जी, तो उनका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड और ज़्यादा हो जाता है, मतलब और ज़्यादा दूर तक वाइब्रेट हो सकते हैं, और ज़्यादा थर्मल एनर्जी बढ़ाते हैं, देन व्हाट हैपेंस, दोज एटम्स कैन लीव देयर प्लेस, और वो इधर उधर जाने लगते हैं, फिर वो सॉलिड से लिक्विड बन जाता है। ये तो पता ही होगा, बचपन में पढ़ा था। और ज़्यादा एनर्जी बढ़ाते चले जाओ
तो वो मटेरियल से बाहर निकल जाते हैं, तो वो गैसियस फेस हो जाती है। खैर में अभी वो नहीं पढ़ना है, अभी हम यहीं पे रहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन होगा ड्यू टू कॉलिजन विद अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज एटम्स। तो रैंडम मोशन की वजह से पाथ कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। पाथ लेंथ भी फिक्स नहीं होगा, कितना लंबा पाथ होगा, कितने टाइम के बाद कॉलिजन होगा, दैट इज़ ऑल्सो नॉट फिक्स्ड। समझ में आया? सो दिस विल बी द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डायग्राम बनाते समय ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही ऐसे जाओ, किधर भी दिखा सकते हैं। क्लियर? सो दिस मोशन इज ड्यू टू थर्मल एनर्जी रिसीव्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो गैस मॉलिक्यूल्स के जैसे रैंडम मोशन होगा, कॉलिजन्स होंगे, और इन कॉलिजन्स का टाइम और डिस्टेंस वो फिक्स नहीं होगा, दैट इज़ ऑल्सो रैंडम। तो दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में जो टाइम लगता है, दैट टाइम इज़ कॉल्ड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। टक्कर नहीं हुई, रिलैक्स्ड है। और जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड फ्री पाथ। लेकिन ये रैंडम है, किसी टक्कर में ज़्यादा टाइम लगा, ज़्यादा दूर जाने के बाद टक्कर हुई, कभी जल्दी हो गई, कम टाइम के बाद हो गई, या डिस्टेंस कम चलना पड़ा। तो इसलिए इंडिविजुअल कॉलिजन्स के बीच का जो डिस्टेंस है और टाइम है वो फिक्स नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर यूज़फुल होता है क्या कि हम इनका मीन कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पर कैलकुलेट क्या करते हैं, मीन फ्री पाथ, ठीक है। मीन फ्री पाथ की बात यहाँ पर करेंगे, और एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ठीक है। समझ में आया? तो इन बातों के साथ हम आगे डिस्कशन को बढ़ा सकते हैं, एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन एंड मीन फ्री पाथ, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और अगली इम्पॉर्टेंट बात पे पहुंचते हैं। ये जस्ट कह सकते हैं कि बस ऐसे ही, क्या कहते हैं उसको, इंट्रोडक्शन था, बस हम ग्राउंड तैयार कर रहे थे आगे के हमारे मेजर डिस्कशन के लिए। तो अब हमारा डिस्कशन है कि इस मॉडल के बेसिस पर कैसे करंट का फ्लो होता है, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टिंग मटेरियल, एंड हाउ मच इज़ द करंट फ्लोइंग, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। ये सारी बातें इसी पर डिपेंड करेंगे जो हमने अभी ग्राउंड रेडी किया है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, इन conductors we already have free electrons, they are already moving। free electrons हैं, वो इतना लूजली बाउंड हैं अपने एटम्स से और अपने मॉलिक्यूल से कि वो मोशन के लिए अवेलेबल है, और थर्मल एनर्जी की वजह से दे आर कंटिन्यूसली इन मोशन, वो हमेशा मोशन में भी हैं। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ जाते हैं अपना चार्ज भी साथ में ले जाते हैं। तो अगर हमने एक कॉपर का वायर ले लिया, सपोज़ कॉपर वायर लिया, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हमेशा मोशन में रहते हैं, अभी भी हैं। टेम्परेचर जो सराउंडिंग में है वहाँ से उन्हें एनर्जी मिल रही है और वो मोशन में है। फिर भी हमें एक बैटरी कनेक्ट करनी पड़ती है करंट फ्लो कराने के लिए। जैसे स्विच ऑफ कर दें, या फिर यहाँ स्विच ऑफ कर दें, तो जितनी वायरिंग है कॉपर या एल्यूमिनियम की होगी। फ़ैन तक कॉपर या एल्यूमिनियम का वायर जा रहा है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, दे आर ऑलवेज इन मोशन। स्टिल ना तो फ़ैन रोटेट कर रहा है और ना ट्यूबलाइट से हमें लाइट मिल रही है जब तक स्विच ऑन नहीं करेंगे। या ये अल्टरनेटिंग करंट है, अगर मान लो हमें एक ऐसे ही अपने आप से सर्किट बनाना हो वायर और बल्ब कनेक्ट करके, तो हमें एक बैटरी लगानी पड़ती है या सेल लगाना पड़ता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी मोशन में हैं, फिर भी हमें उन्हें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है? जब वो ऑलरेडी मोशन में है ही तो खुद से ही करंट फ्लो हो जाना चाहिए, फिर भी करंट फ्लो नहीं होता है। यस, यू हैव द आंसर? यस, टेल मी। Then what happens? They are in random motion. So what is the effect of this random motion, or you can say what is the result of this random motion? Your answer is correct. You need to explain it more. Yes, yes, correct, good. So since the electrons are in random motion means वो कभी भी किधर भी जाते हैं, ठीक है। तो जैसे उस दिन भी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर तुम यहाँ क्लासरूम से निकलो, इधर उधर घूमो और फिर यहीं आके बैठ जाओ, तो तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ज़ीरो हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का नेट कोई मोशन हुआ नहीं, यानी चार्ज एक से दूसरी जगह तो गया ही नहीं, घूम फिर के उसी जगह पे आ गया। तो चार्ज का जब तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ, एक से दूसरी जगह नहीं गया,
then there is no electric current, because electric current means transfer of charge has to take place continuously. So electrons are in continuous motion, but their motion is random. Random means कि वो वापस घूम के उसी जगह पे आ जाते हैं. So net displacement becomes 0, or you can say their average thermal velocity is 0. Velocity is displacement per unit time. If the displacement is 0, then velocity is also 0. So इधर उधर घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन कभी ना कभी अपनी पुरानी पोजीशन पर आ ही जाएगा. So net displacement will become 0, therefore net velocity will be 0. And since this velocity is due to thermal energy, it is known as thermal velocity. So average thermal velocity of these electrons moving in random directions is 0. तो इलेक्ट्रॉन्स को एक सर्टेन डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेस करना होगा, तभी हमें चार्ज का ट्रांसफ़र दिखाई देगा. दिखाई देगा मीन्स अपीयर होगा. ठीक है, तो कैसे चार्ज को ट्रांसफ़र किया जाए. सपोज़ हम फिर से अपना वैसे ही एक कंडक्टर बना लेते हैं. एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है और ये उसका छोटा सा सेक्शन है, एनलार्ज करके दिखाया गया है, और इसके अंदर हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, इनका रैंडम मोशन हो रहा है. रैंडम मोशन होकर के फिर वहीं आ जाएगा, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी हो जाएगी 0. देन हाउ टू पुश इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन डायरेक्शन. ऑब्वियसली हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो वो ड्राइविंग फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही हो सकता है. चार्ज पार्टिकल्स को एक सर्टेन डायरेक्शन में फोर्स लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ता है, F = QE, फिर इतना फोर्स लगता है. ठीक है, ऐसे नहीं बैठो, नींद आने लगेगी. मौसम नींद वाला हो रहा है. यस, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड आता है पोटेंशियल डिफरेंस से. तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से मिलता है, बैटरी से. पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन. वर्क डन मीन्स एनर्जी. तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, बैटरी से. तो सपोज़ हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी यहाँ पर, चाहे तो एक की लगा सकते हैं. ये बैटरी कनेक्ट कर दी. पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल. पॉजिटिव टर्मिनल मीन्स हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव टर्मिनल का मतलब लोअर पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बाहर दिखा दिया है. इनफैक्ट ये है कहाँ, कंडक्टर के अंदर. तो इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, F = QE. ये फार्मूला होता है. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमें डायरेक्शन भी पता चल जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन पर होता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी लिख सकते हैं. फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी दिस. तो इलेक्ट्रॉन पर अब फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, QE फोर्स लग रहा है. लेकिन पहले जो रीज़न था रैंडम मोशन का, रीज़न क्या रीज़न था कि पूरे मटेरियल में दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. एटम्स आर ऑल्सो फिक्स्ड एट देयर पोजिशंस. तो रास्ता तो अभी भी खाली नहीं है, फिर भी एक फोर्स भी लग रहा है, इसको इधर से इधर जाना भी है. तो क्या होगा, ये इधर से इधर जाएगा भी, बट कोलिजन भी साथ साथ होते रहेंगे. कोलिजन भी होते रहेंगे और आगे भी बढ़ता रहेगा. तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधे नहीं चला जाएगा यहाँ से यहाँ. कैसे जाएगा, रैंडम मोशन करते हुए उस डायरेक्शन में बढ़ेगा, बट वापस अपने इसी पोजीशन पर नहीं आएगा बिकॉज ऑफ दिस गाइडिंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स. रैंडम मोशन तो अभी भी होगा, देखो रैंडम मोशन होगा, लेकिन बैक साइड भी जा सकता है, बट नेट डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा. समझ में आया. दिस काइंड ऑफ वेलोसिटी इज़ नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट का मतलब पता ही होगा, मूवीज़ में देखा ही है ड्रिफ्ट. और वैसे भी 11th क्लास में भी हो सकता है पढ़ा हो, बोट और रिवर वाला जो क्वेश्चन था. ठीक है, बोट और रिवर वाला क्वेश्चन क्या था, ऐसे एक रिवर है, रिवर इज़ फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड इफ़ ए बोट इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो क्या बोट ऐसे जाएगी कभी. रिवर के फ्लो की वजह से बोट की जो वेलोसिटी होगी वो बोट की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी दोनों के बीच में आएगी. इनका रिजल्टेंट जहाँ आएगा उस डायरेक्शन में आएगी. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट. मूवीज़ में भी देखा होगा, टोक्यो ड्रिफ्ट मूवी देखा है, और वैसे भी देखा होगा कार को ड्रिफ्ट करते हैं. तो ड्रिफ्टिंग में क्या होता है,
दो डायरेक्शन में एक साथ चलता है, एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा था बट साइड वेज भी चलता है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो यहाँ भी तो वैसे ही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन तो कर रहा है बट अल्टीमेटली एक सर्टेन डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो ये जो वेलोसिटी होती है आगे बढ़ने की वेलोसिटी, दैट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस वजह से आती है? ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। बट टिपिकल वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ वेरी स्मॉल, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। 10⁻⁻⁴ मीटर कितना हुआ? अंदाज़ा लगाओ। 10⁻⁻⁴, अंदाज़ा क्या, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 10⁻⁻⁴ मीटर कितना हुआ? 10⁻⁻² मीटर मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। 10⁻⁻² मीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर। 10⁻⁻⁴ कितना हो जाएगा फिर? 1 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 0.1 मिलीमीटर आया ना। 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 तो कितना आएगा? सॉरी 0.01 मिलीमीटर। 0.01 मिलीमीटर पर सेकेंड, इतना कम चलेगा एक सेकेंड में। चलो एक सेकेंड अगर मान लो कि बहुत जल्दी टाइम हो जाता है तो 1 मिनट के लिए कैलकुलेट कर लो, 0.06 मिलीमीटर एक मिनट में चलेगा। ये तो बहुत धीमा है। स्विच ऑन करेंगे फिर चले जाएंगे, घूम फिर के आएंगे, 1 घंटे बाद फिर लाइट ऑन होगी या फिर फ़ैन चलेगा। क्या इतना धीमा होता है? जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तुरंत लाइट आ जाती है, इमीडिएटली फ़ैन चालू हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर से इधर जाने की एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है। क्या होता है कि ये जो रैंडम मोशन वाली वेलोसिटी तो बहुत फास्ट थी बट इसका कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं था। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से क्या होता है कि ये वेलोसिटी रैंडम मोशन के ऊपर सुपरपोज हो जाती है। सुपरपोज मतलब कि फास्ट मोशन तो अभी भी होगा, बस इसकी वजह से इधर चलना शुरू हो जाएगा। समझ आया? तो ये एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की, दिस इज़ सुपरपोज्ड ऑन द फास्ट रैंडम मोशन। क्योंकि अगर इतनी वेलोसिटी से चलेगा तब तो फिर स्विच ऑन करने के कितनी देर बाद लाइट ऑन होगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, दूसरी बात है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तभी करंट का फ्लो माना जाएगा? इस बात का भी आंसर है नो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लिया समझने के लिए, रैंडम मोशन दिखाने के लिए, बट यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन था ना, यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन था और मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, यहाँ पे इस एंड वाले इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, वो तो जाएगा ही, बट इधर वाले तो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और क्या होता है, यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुँचता है फिर इधर कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर में भी इलेक्ट्रॉन चलता है और यहाँ तक आ जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में आके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, या ऐसा बोल सकते हैं ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इधर अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, और इधर इलेक्ट्रॉन इधर से निकल कर इधर आ जाएगा। तो एक कंटिन्यूअस फ्लो यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। जैसे कि वाटर के साथ भी कर सकते हैं, एक टैंक में पानी भरें, हाइट में रखें और एक बकेट में नीचे। ठीक है, और अगर हम टैंक से नीचे रखे हुए बकेट को कनेक्ट कर देंगे, यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हाइट को पोटेंशियल एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं, mgh, सेम चीज़ यहाँ भी है बट हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो समझने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, टैंक टू बकेट अपने आप से पानी आएगा, बट बकेट से टैंक में अगर ले जाना है तो क्या करना होगा? यू नीड टू डू वर्क, या तो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करे या हम कोई पंप यूज़ करें। तो ये बैटरी या सेल पंप का ही काम करता है। इधर से इधर इलेक्ट्रॉन तो अपने आप आ जाएगा, बट इधर से उधर पुश करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, इसीलिए हमको यहाँ पे बैटरी चाहिए। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट की बात हो रही है, अंदर का तो हमने डिस्कशन कर लिया कि रैंडम मोशन की वजह से नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। समझ में आया यहाँ तक? तो अब हम कैलकुलेट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी? So drift velocity comes due to this electric field, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स आता है, और फोर्स जहाँ होगा वहाँ एक्सेलरेशन भी होगा। So what will be the acceleration of free electron due to this force? Acceleration of free electrons कितना होगा? F by m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
क्यू ई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो एम ही रहने दो, इतना फोर्स एक्ट करेगा, दिस विल बी द फोर्स, सॉरी दिस विल बी द एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन आने से पहले भी कुछ वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की थी, पहले से भी थी, दैट इज थर्मल वेलोसिटी। सो इलेक्ट्रॉन हैड, सपोज इलेक्ट्रॉन वाज हैविंग u थर्मल वेलोसिटी, अब इसके ऊपर ये एक्सेलरेशन लग गया। एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है, एक्सेलरेशन अगर टाउ टाइम तक लगा, 11th क्लास में पढ़ा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, u was initial velocity, when the force acts on the body then it gets an acceleration, and if the force acts for time t then its velocity becomes u plus at। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टाइम के लिए टाउ सिंबल यूज़ कर लेते हैं। जो दो कॉलिजन्स के बीच में, दो कॉलिजन जब हुए उसके बीच में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की u वेलोसिटी थी और a एक्सेलरेशन इस फोर्स की वजह से आया। सो दो कॉलिजन्स के बीच में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, u प्लस a टाउ। व्हाट इज़ u? थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली आफ्टर ए कॉलिजन। फिर नेक्स्ट कॉलिजन जब तक हुआ तो इतना टाइम लगा, तो उस गैप में क्या हुआ, वेलोसिटी हो गई u प्लस ए टी। ठीक है, therefore velocity of electron between two successive collisions, डबल एस होता है ना कॉलिजन में, बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, डबल एस होता है, सिंगल होता है। अब पेन ऐसे चलता जाए तो ठीक है, जहाँ पे सोचा बस वहीं गड़बड़ हो गया। ओके, तो दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 u1 प्लस a टाउ 1। u1 मतलब जैसे ही एक कॉलिजन ख़त्म हुआ उस समय कितनी थर्मल वेलोसिटी थी, नेक्स्ट कॉलिजन जब तक होगा तब तक टाइम होगा टाउ 1, फिर नेक्स्ट कॉलिजन जब होगा तो थर्मल वेलोसिटी थी सपोज u2, फिर टाउ 2 टाइम के बाद नेक्स्ट कॉलिजन। हर बार टाइम सेम हो ज़रूरी नहीं है, हर बार थर्मल वेलोसिटी सेम हो ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे कॉलिजन्स होंगे और सिमिलरली हम दूसरे कॉलिजन्स के लिए भी लिख सकते हैं। सिमिलरली v2 इज़ इक्वल टू u2 प्लस a टाउ 2, v3 इक्वल टू u3 प्लस a टाउ 3 एंड सो ऑन। nth बार जब कॉलिजन होगा un प्लस a टाउ n। ठीक है, ये इक्वेशंस हमने सक्सेसिव कॉलिजन्स के लिए लिखे। अगर मान लो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉट मॉलिक्यूल्स, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कॉलिजन भी n टाइम्स होगा। ठीक है, तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी इनकी निकालेंगे, इन वेलोसिटीज़ का एवरेज, तो हमें मिल जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स will be average of these velocities। Therefore drift velocity of free electrons Vd will be the average of these velocities। What is n? N is the number of free electrons per unit volume of the conductor। ठीक है, n is the number of free electrons in unit volume of the conductor। तो इन वेलोसिटीज़ का एवरेज अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Vd इज़ इक्वल टू v1 की वैल्यू क्या थी, u1 प्लस a टाउ 1, u2 प्लस a टाउ 2, सिमिलरली कीप ऑन एडिंग un प्लस a टाउ n डिवाइडेड बाय n। ठीक है, u1 वाले टर्म्स को अलग लिख लेते हैं, यानी जो थर्मल वेलोसिटीज़ थी un डिवाइडेड बाय n, एंड
इन दीज टर्म्स a tau 1, a tau 2, a tau 3, इनमें a कॉमन है, so it becomes tau 1 plus tau 2 plus tau 3 and so on tau n whole divided by n. What is this term? Thermal velocity. Thermal velocity in successive collisions. As we have already discussed, average thermal velocity is 0. ठीक है, तो ये टर्म हो जाएगा 0, ये हो गया 0। एक बड़ा सा टर्म 0 हो जाए तो बड़ी खुशी होती है ना, तो यहाँ पे खुशी की बात मिल गई कि ये 0 हो गया। और ये क्या थे? टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, तो ये क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ रिलैक्सेशन का एवरेज। क्लियर है ना? tau 1, tau 2, tau 3 क्या था? टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, एंड इफ वी आर एडिंग देम एंड डिवाइडिंग बाय n then it becomes average time of relaxation. So we can write drift velocity is equal to a into average time of relaxation. This tau is average time of relaxation. Now we can substitute the value of a, that is force by mass of electron. अच्छा, इस डेरिवेशन में इम्पॉर्टेंट बात है कि हम पहले v1, v2, v3 सब लिखेंगे, यानी कि सक्सेसिव कोलिजन्स के लिए इक्वेशन क्या थी, फिर बाद में इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। कुछ बुक्स में शॉर्टकट भी रहता है, बस एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, v = u + at होगा और फिर लिख दिया u 0 होगा बिकॉज थर्मल वेलोसिटी 0 है, और डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाते हैं, बट वो गलत है। एक इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर डिस्कस किया है, जबकि वैसा नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, और सबके लिए थर्मल वेलोसिटी बिफोर एक्सेलरेशन डिफरेंट थी, सबके लिए टाइम ऑफ रिलैक्सेशन भी डिफरेंट था, इसीलिए हमें सबके लिए डिस्कस करके फिर एवरेज निकालना चाहिए। अगर डायरेक्ट लिखा है तो उसमें तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट होंगे अगर ये डेरिवेशन आया एग्ज़ाम में। सो वी डी, देयरफॉर वी डी इज़ इक्वल टू ए। व्हाट इज़ ए? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ। क्लियर दिख रहा है ऑनलाइन वालों को? Now this equation can be written in vector form also, because velocity is a vector quantity, and on this side which quantity is vector? Electric field is vector. Very good. So in vector form you can write E tau by m into vector E. Okay? और क्योंकि यहाँ पे जब हम वेक्टर फॉर्म में जब भी लिखते हैं, ये भी हमने कई बार डिस्कशन किया है, वेक्टर फॉर्म में जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इक्वेशन लिखेंगे तो चार्ज का साइन भी लेंगे। तो यहाँ पे चार्ज क्या था? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये होता है नेगेटिव, तो वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस भी हमें लिखना होगा। तो ऑटोमेटिकली फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन सी नेगेटिव साइन विद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट्स दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दिस डायग्राम ऑल्सो इट इज़ क्लियर। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया इक्वेशन का। समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करते करते हम ओम्स लॉ तक पहुँच जाएंगे। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिखेंगे, सो दैट वी गेट टू द एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या क्या होता है? ओम्स लॉ में होता है रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ छुपा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, करंट कहाँ छुपा है? चार्ज तो दिखाई दे रहा है, टाइम भी दिखाई दे रहा है, मतलब करंट भी होगा कहीं ना कहीं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ हो सकता है? कहाँ हो सकता है? नहीं, वो तो कैलकुलेशन में आएगा। इसमें दिख रहा है कहीं रेजिस्टेंस? इसमें रेजिस्टेंस दिख रहा है, इस कैलकुलेशन में नहीं दिख रहा है, बट अगर हम थ्योरेटिकली सोचें तो दिख रहा है। कैसे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन टकराते टकराते, कोलिजन होते होते उधर जाएंगे, तो टकराना मतलब क्या? रेजिस्टेंस। मोशन में जो अपोजिशन है दैट इज़ रेजिस्टेंस। ठीक है, वही चीज़ है ना। तुम्हें एक खाली रोड में दौड़ना हो, कोई नहीं है, खाली रोड में दौड़ना है, तो रेजिस्टेंस कम होगा। अगर उसमें मेला लगा हो रोड में, चाट पकौड़े सब बिक रहे हैं, तो पहली बात तो कि वही रेजिस्टेंस है, वो चाट पकौड़े ही हमें रोकेंगे, चलो भाई खाते खाते चलते हैं। और अगर मान लो नहीं भी खाना है तो भी भीड़ तो है ना रोड पे,
तो टकराते टकराते बढ़ोगे आगे, ठीक है। तो जो दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भीड़ है, वो भी इंसान है, बट जो चाट पकौड़े के ठेले हैं वो एटम्स हैं, वो अपनी जगह पे रहते हैं, ठीक है। जब हीट बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो पकौड़े की स्मेल बड़ी अच्छी सी आने लगती है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और ये जो दूसरे लोग हैं ये भी रोड में चल रहे हैं, हमारे जैसे ही, उन्हें भी कहीं से कहीं जाना है, ठीक है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इधर उधर घूम रहे हैं, तो रेजिस्टेंस भी इसके अंदर है, ठीक है। तो सारी चीज़ें ओम्स लॉ वाला सारा यहाँ पे रॉ मटेरियल है हमारे पास, हम ओम्स लॉ तक पहुँच जाते हैं। कैसे? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस को लेके आते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस? यस, ये हमने बहुत बार पढ़ा है। डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, डी वी बाई डी आर, डी वी बाई डी एक्स, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, और सिंपली वी बाई एल भी बोल सकते हैं। फिर उसमें वी बाई एल क्या चीज़ हो जाएगा? वी हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, वी विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। और डी आर मतलब जिन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम। In this case, the distance between these 2 points where potential difference is V will be equal to the length of the conductor। जो कंडक्टर की लेंथ है वही दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस हो गया, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं V by L। What is L? L is the length of this conductor, ठीक है। तो E की जगह V by L आ जाएगा, इसमें रख देते हैं फिर। Therefore VD is equal to E V by M L tau। ये आ गया। अब देखो, अभी करंट नहीं दिखाई दिया इसमें। करंट कब दिखाई देगा? जब चार्ज यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। समझ में आ रही बात? करंट का फ्लो हम कब मानेंगे? जब ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इधर चला गया, बट इधर वाला भी तो यहाँ पहुँचना चाहिए, तब तो कंटिन्यूस फ्लो होगा। तो कंटिन्यूस फ्लो के मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हैज़ टू रीच फ्रॉम वन एंड टू द अदर। एक से दूसरे एंड जाने के लिए कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? L। सपोज़ T टाइम लगा वहाँ से वहाँ जाने के लिए। ये जो टाइम था ये तो कोलिजन्स के बीच का टाइम था। इलेक्ट्रॉन को वहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए जो टाइम लगा वो है मान लो T। डिस्टेंस कितना चला? L। वेलोसिटी, अगर थर्मल वेलोसिटी मान लो बिल्कुल नहीं थी तो सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वहाँ पहुँचा, इतना डिस्टेंस चला, T टाइम लगा, ठीक है। तो इनका रिलेशन आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टाइम और लेंथ। इतना टाइम में E चार्ज यहाँ से यहाँ पहुँचा। अगर सारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे थे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो यहाँ से यहाँ गए, तो टोटल कितना चार्ज जाएगा? n इंटू ई। समझ आया? तो n e चार्ज यहाँ से यहाँ गया T टाइम में, तो करंट कितना हुआ? n e चार्ज, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहाँ पहुँच गए अगर, तो n e इज़ द चार्ज। E is charge on one electron, n number of electrons are moving from this end to that end, and how much charge has been transferred? n e। एक इलेक्ट्रॉन पे E चार्ज है तो n इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? इतना इजी क्वेश्चन है। n e चार्ज यहाँ गया, T टाइम लगा, तो करंट कितना हुआ? n e बाई T, ठीक है। और T कितना होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेलोसिटी। समझ में आ गई बात? तो सबका रिलेशन आ रहा है ना, आपस में कनेक्ट हो रहे हैं ना सभी। तो बस यही काम तो करना है, बस हो गया। डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बस तुम्हें कनेक्ट करना आना चाहिए। एक टॉपिक को दूसरे से कनेक्ट कैसे करेंगे देखो। तो करंट NaL, E इधर L और इधर Vd, तो L तो डिवाइड हो गया, तो आइए आ गया NeAVd। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे आता है क्वेश्चन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब ये वाला निकालना है, ठीक है।